Good morning everyone, this is Poonam here, your SSC teacher from Vishya School Una. Dear students, we are doing the chapter The Making of a Global World and today we will continue with the topic India and the Great Depression. Great Depression के time period में India पे क्या effect पड़ा? So let's start our topic. If we look at the impact of the depression on India, we realize how integrated the global economy had become by the early 20th century. तो अगर हम लोग इंडिया के ऊपर ग्रेट डिप्रेशन के इम्पैक्ट को देखेंगे तो हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो किस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड है. द ट्रेमर्स ऑफ अ क्राइसिस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर क्विकली रिलेट टू अदर पार्ट्स अफेक्टिंग लाइव्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड. तो किस तरह से जो एक प्लेस पे क्राइसिस हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, वो लोगों की लाइफ्स को, इकोनॉमीज को और सोसाइटीज को किस तरह से इफेक्ट करते हैं. इन द 19th century, as you have seen, colonial India has become an exporter of agricultural goods and importer of manufacturers. The depression immediately affected Indian trade. India's exports and imports nearly halved between 1928 and 1934. तो 19th सेंचुरी की बात करें तो जो कॉलोनियल इंडिया था, ब्रिटिशर्स के अंडर था, एग्रीकल्चर गुड्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का बहुत बड़ा इंपोर्टर बन गया था. डिप्रेशन के इस पीरियड ने इंडिया के ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया. एज इंटरनेशनल प्राइजेस क्रैश्ड, प्राइजेस इन इंडिया ऑल्सो प्लंक्ड बिटवीन 1928 एंड 1934. wheat prices in India fell by 50%. तो इंटरनेशनल जो प्राइसेस क्रैश हुए तो इंडिया में भी प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा. 1928 से लेकर 34 तक जो वीट प्राइसेस थे उनके प्राइस 50% कम हो गए. Peasants and farmers suffered more than urban dwellers. Though agricultural prices fell sharply, the colonial government refused to reduce revenue demands. Peasants producing for the world market were the worst hit. Peasants और farmers ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया. Urban dwellers मीन्स जो सिटी में रहने वाले लोग थे उनके कंपैरिजन में. एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थे बहुत तेज़ी से गिर गए वो, और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू को रिड्यूस करने की डिमांड की जा रही थी उसको भी रिफ्यूज कर दिया. पीजेंट्स जो वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे वो सबसे ज्यादा उसके लिए उनको वर्स्ट हिट मीन्स वही रहे. कंसीडर द जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल. दे ग्रू रॉ जूट दैट वाज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग. बट एज गनी एक्सपोर्ट collapsed, the prices of raw jute crashed more than 60%. So here we will take the example of Bengal producers. वो लोग रॉ जूट ग्रो करते थे और उसको प्रोसेस फैक्ट्रीज में करके गनी बैग्स को एक्सपोर्ट करते थे. बट जब गनी का जो बैग्स का एक्सपोर्ट था वो कोलैप्स हो गया तो रॉ जूट के जो प्राइसेस थे वो 60% से भी कम हो गए. पीजेंट्स who borrowed in the hope of better times or to increase output in the hope of higher incomes faced ever lower prices and fell deeper and deeper into debt. Peasants ने जिन्होंने अच्छे better times के लिए मनी बोरो किया था कि हाई इनकम होगी, तो प्राइजेस लो होने के कारण वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए. तो यहाँ पे उनके जो फीलिंग्स हैं वो बताई गई हैं जो बंगाल के जूट के ग्रोअर्स थे. ग्रो मोर जूट ब्रदर्स विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश. Costs and debts of jute will make your hopes get dashed. When you have spent all your money and got the crop off the ground, traders sitting at home will pay only ₹5 a mont. तो क्या बोल रहे हैं वो ग्रोअर्स? बोल रहे हैं कि ब्रदर्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जूट को ग्रो करो जिससे हमें बहुत अच्छा कैश मिल सके. जूट की जो कॉस्ट है और जो आपके ऊपर कर्ज है वो क्या करेंगे, वो आपकी होप्स को खत्म कर देंगे. और जब सारा मनी अपना स्पेंड करके आप लोग अपनी फसलें तैयार करोगे तो ट्रेडर्स जो अभी तक घरों में बैठे हुए हैं वो आपके पास आएंगे और आपको पे करेंगे ₹5 अ मॉन्ट. मॉन्ट जो है वो यूनिट ऑफ वेट है, मीन्स वो सस्ते चीप रेट्स के ऊपर ही आपके सारे का सारा जूट खरीद लेंगे. अक्रॉस इंडिया peasants indebtedness increased. They used up their savings, mortgaged lands and sold whatever jewelry and precious metals they had to meet their expenses. अब देखिए जो पीजेंट्स थे वो उनके ऊपर जो कर्ज था वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया. उन्होंने अपनी सारी की सारी जो सेविंग्स थी खत्म कर दी, अपनी लैंड जो थी वो सिक्योरिटी के रूप में रख दी, जो भी ज्वेलरी थी, प्रीशियस मेटल्स थे, सारे के सारे उन्होंने अपने जो एक्सपेंसेस थे उनको पूरा करने में खर्च कर दिया. इन दीज डिप्रेशन ईयर्स इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल्स, नोटेबली गोल्ड. द फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मैनर्ड कीन्स थॉट दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट्स
promoted global economic recovery. तो इंडिया से बहुत ज्यादा जो गोल्ड था वो बाहर जाने लगा. जो कीन्स थे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी थी जो उसको रिकवर करने में इंडिया के गोल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा. दे सर्टेनली हेल्प्ड स्पीड अप ब्रिटेन्स रिकवरी बट डिड लिटिल फॉर द इंडियन पीजेंट. रूरल इंडिया वाज thus seething with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of the depression in 1931. इंडिया उस टाइम बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन की जो कंडीशन थी उसमें था जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया डिप्रेशन के इस टाइम में 1931 में. The depression proved less grim for urban India because of falling prices. Those with fixed income, say town-dwelling landowners who received rents and middle-class salaried employees, now found themselves better off. तो सिटीज में जो डिप्रेशन था उसका कम असर देखने को मिला क्योंकि वहाँ के लोगों की जो इनकम थी वो फिक्स थी और जो लैंड ओनर्स थे उनको प्रॉपरली उनकी लैंड के ऊपर जो रेंट वगैरह था वो मिल रहा था. मिडिल क्लास लोग जो थे वो अपनी सैलरी उनको टाइमली मिल रही थी. इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्रू एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन. इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी ग्रू हुई क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो टैरिफ प्रोटेक्शन मीन्स ये एक टाइप का टैरिफ है या फिर टैक्स है जो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं. ठीक है, तो वो टैक्सेस लगा दिए गए नेशनलिस्ट के प्रेशर में. So next topic is rebuilding a world economy, the post-war era. Rebuilding means reconstruction world economy की और जो वॉर के बाद का टाइम था उस टाइम में. The second world war broke out a mere 2 decades after the end of the first world war. Now देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1980 में. उसके 2 डिकेड्स के बाद मीन्स 20 इयर्स के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया. was fought between the Axis powers, Nazi Germany, Japan and Italy and the allies, Britain, France and Soviet Union and the US. It was a war waged for 6 years as on many fronts, in many places, over land, on sea, in the air. तो देखिए दो पावर्स के बीच में हुआ था ये एक्सेस पावर्स और एलाइज के बीच में. एक्सेस पावर्स में थे नाजी जर्मनी, जापान और इटली और एलाइज में थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस. तो 6 इयर्स तक चला था ये वॉर. सारे के सारे फ्रंट्स पे लड़ा गया था एंड सी एयर हर तरह से. वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज enormous. At least 60 million people or about 3% of the world's 1939 population are believed to have been killed directly or indirectly. As a result of the war, millions more were injured. तो देखिए डेथ और डिस्ट्रक्शन तो होनी थी जब वॉर हुआ था. तो 60 मिलियन मीन 6 करोड़ तक जो लोग थे. टोटल जो पॉपुलेशन थी 1939 में उसका 3% जो लोग थे वो उनकी डेथ हो गई थी वॉर में. तो मिलियंस जो लोग थे वो इंजर्ड हुए थे. अनलाइक इन अर्लियर वॉर्स मोस्ट ऑफ दीज डेथ्स टुक प्लेस आउटसाइड द बैटलफील्ड. Many more civilians than soldiers died from war related causes. इस वॉर में सोल्जर्स के बजाय सिविलियंस की ज्यादा डेथ हुई थी. ये चीज जो इस वॉर को अलग करती है बाकी वॉर से. वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया वर डिवेस्टेटेड and several cities were destroyed by aerial bombardment or relentless artillery attacks. तो कंटिन्यूसली जो अटैक्स हो रहे थे, जो एरियल बॉम्बिंग हो रही थी मीन्स स्काई से जो बम वगैरह फेंक रहे थे, तो उससे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गई. द वॉर कॉज्ड एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवेस्टेशन एंड सोशल डिसरप्शन. रिकंस्ट्रक्शन प्रॉमिस टू बी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट. तो देखिए इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी कि रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. Two crucial influences shaped post-war reconstruction. The first was the US emergence as the dominant economic, political and military power in the Western world. The second was the dominance of the Soviet Union. Post-war reconstruction के ऊपर दो चीज़ों का बहुत बड़ा influence रहा. तो कौन कौन सी चीज़ें थी वो? एक तो थी द फर्स्ट वॉज यूएस जो था वो एक बहुत बड़ी डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर के रूप में सामने आया. सेकेंड थी कि जो सोवियत यूनियन थी उसकी डोमिनेंस भी बहुत ज्यादा थी. इट हैड मेड ह्यूज सैक्रिफाइसेस टू डिफीट नाजी जर्मनी and transformed itself from a backward agricultural country into a world power during the very years when the capitalist world was trapped in the Great Depression. So जब capitalist world जो था वो Great Depression के ट्रैप में फंसा हुआ था, उस टाइम में एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री जो कि यूएसएसआर थी उसने अपने आप को एक वर्ल्ड पावर के रूप में प्रेजेंट किया. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.